नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एम के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ऑनलाइन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं खान सर। आज राजस्थान की जो क्लास रहेगी, आज हम एक नया इतिहास, नया वंश शुरुआत कर रहे हैं। वो वंश रहेगा दोस्तों कौन सा? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के बारे में बात करेंगे दोस्तों। राठौड़ वंश वो वंश है जो मारवाड़ से बीकानेर की शाखा हुई और एक नागौर शाखा हुई। तो देखिए दोस्तों, राठौड़ों ने, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मुगलों की आदि सैनिक जीतों में राठौड़ों की तलवारों का एहसान है। यानी मुगलों को राठौड़ों की तलवारों का एहसान मानना चाहिए, जिसके कारण उन्होंने भारत पर आदि से अधिक विजय हासिल की। चाहे अकबर से लेकर आप देख सकते हैं, अंतिम शासक जो था फर्रुखशेर, जिसके बाद तो औरंगजेब के बाद तो डाउन होती गई थी, मुगल एम्परर डाउन होता गया था। तो देखिए हम आज बात करेंगे, राठौड़ राजवंश की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों जिसकी हम शुरुआत करेंगे वो है यानी बीकानेर का इतिहास। हम बात करेंगे दोस्तों आज किसकी? बीकानेर के इतिहास की। कि बीकानेर का इतिहास जिसके बारे में कहते हैं कि ये वो था कि जहां पर राठौड़ों की एक और मजबूत शाखा का जन्म हुआ। राव जोधा के बेटे राव बीका। कहते हैं कि बीका को जब कहा गया, जोधा और बीका दोनों बात कर रहे थे, दो बातें आती है कि बीका ने कहा था कि मैं तो उसी को सही शासक मानता हूं। जोधा ने कहा था कि मेरी नजर में तो वही राजा अच्छा है जो क्या कर सकता, जो अपने बाहुबल से अपने साम्राज्य को प्राप्त करे। बीका ने कहा ठीक कह रहे पिताजी, ऐसा ही होना चाहिए। और देखिए इसको बीकानेर के बारे में हम बात करेंगे आगे डिटेल में। बीका जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बीकानेर को क्या कहते हैं दोस्तों? बीकानेर के उपनाम, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? इसके उपनाम। उपनाम के बारे में बात करूं तो इसको कहते हैं जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश कहते हैं दोस्तों किसको? बीकानेर को। और क्या कहते हैं दोस्तों इसको? दूसरा इसका नाम मिलता है दोस्तों राती घाटी। और क्या कहते हैं दोस्तों इसको? राती घाटी। और कहते हैं दोस्तों इसको मादरे जांगला। मादरे जांगला। तो देखिए दोस्तों तीन नाम मिलते हैं बीकानेर के लिए। और देखिए तीन नामों की हम बात करेंगे कौन कौन से? जांगल प्रदेश, राती घाटी और मादरे जांगला। और इसी को कहते हैं कुरु जांगला। इसको एक और नाम कहते हैं, इसको कुरु जांगला। जांगल प्रदेश, देखिए दोस्तों बात कहां चल रही है अपनी? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि वो क्षेत्र, वो हिस्सा जहां पर जंगल है, जंगल कम है, वायु ज्यादा है। यानी यहां पर क्या है? जंगल कम है क्योंकि मरुधरा की भूमि है, रुक्ष क्षेत्र है वनस्पति से, यहां पर इतनी हरियाली नहीं, पेड़ पौधे। तो कहते हैं कि जांगल प्रदेश का मतलब यानी राजस्थान का वो हिस्सा जहां पर जंगल कम है और वायु ज्यादा है, उसको कहा गया है जांगल प्रदेश। क्या कहा गया दोस्तों? जांगल प्रदेश। आपने पढ़ा होगा दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के बारे में, जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है? उच्च वायुदाब होता है और यहां पर रेत के बवंडर आते हैं, तूफान आते हैं रेत के। तो इस कारण आप देखिए इसको कहा गया है क्योंकि हवा ज्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जंगल कम है और वायु ज्यादा है, इसलिए इसको कहा गया जांगल प्रदेश। दूसरा दोस्तों देखिए राती घाटी। राती घाटी की हम बात करें तो राती घाटी का मतलब होता है दोस्तों लाल मिट्टी। लाल को मारवाड़ी में, हम राजस्थानी में क्या कहते हैं? राती। लाल कहते हैं, लाल कलर को राता कलर, राता रंग। शुद्ध मारवाड़ी में कहते हैं तो राती यानी जहां की रात यानी लाल घाटी, लाल घाटी की मिट्टी हो, इन चारों तरफ लाल मिट्टी हो, यानी जो मोटे कणों वाले जिसमें लाल लाल कण होते हैं, इसलिए इसको राती घाटी कहा गया है।
माद्रे जांगला और कुरु जांगला, ये दोनों ही शब्द कहां पर इस्तेमाल किए गए दोस्तों इसके, ये दोनों इसको कहां कहे गए हैं, महाभारत। महाभारत में दोस्तों इस क्षेत्र के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है माद्रे जांगला और कुरु जांगला। माद्रे जांगला या कुरु जांगला देखिए। उसके बाद हम इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों, और आगे हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों कि इसकी जो राजधानी थी, राजधानी राजधानी का जो नाम मिलता है दोस्तों वो है छत्रपुर। छत्रपुर राजधानी क्या बोलते हैं, जिसको वर्तमान में हम कहते हैं दोस्तों, वर्तमान में जो छत्रपुर का मतलब क्या है, वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, नागौर। इस छत्रपुर को दोस्तों वर्तमान में कहते हैं नागौर। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रही है, हमारा बीकानेर का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, शुरू का एड्रेस हम एड्रेस कर रहे हैं कि क्या है बीकानेर के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इसका उपनाम जो मिलता है वो मिलता है जांगल प्रदेश, जहां पर वायु अधिक है और जंगल कम है। उसके बाद राती घाटी दोस्तों, राती घाटी की हम बात करें तो जहां की मिट्टी लाल है और चारों तरफ लाल मिट्टी नजर आती, इसको राती घाटी कह दिया। और माद्रे जांगला और कुरु जांगला, यानी आप देखिए इसके दो नाम मिलते हैं इस क्षेत्र के महाभारत में, और इसकी राजधानी बताई गई है महाभारत में छत्रपुर, जिसको वर्तमान में हम नागौर कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस बीकानेर के इतिहास की हम शुरुआत कर रहे हैं और हम बात करेंगे किसकी, इस बीकानेर को बसाया किसने। तो बीकानेर की स्थापना की अगर बात करूं मैं, चौदह सौ 65 ईस्वी में बीकानेर की क्या हुई, स्थापना हुई। बीकानेर यानी बीका ने बसाया, इसलिए इसका नाम पड़ा बीकानेर। तो देखिए दोस्तों, बीकानेर का जो पहला शासक जिसके बारे में बात करेंगे वो आएगा दोस्तों कौन सा, राव बीका। राव बीका यानी राव बीका दोस्तों किसके पुत्र थे, राव बीका पुत्र थे राव जोधा के। जोधा देखिए, जोधा के 5 पुत्र हुए थे, जिसमें से बीका सबसे बड़ा था। और बीका ने, कहते हैं कि बीका सबसे बड़ा था। और जब मैंने कहा था कि जोधा ने कहा था कि मैं तो उसको अच्छा शासक मानता हूं, अच्छा राजा मानता हूं जो अपने बाहुबल से अपने साम्राज्य की स्थापना करे, तो यानी बीका ने अपने बाहुबल से इस साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए हम बात करते हैं राव बीका। राव बीका का जो कार्यकाल है दोस्तों वो आपका 1465 से 1504। एंड देखिए आप, राव बीका कार्यकाल दोस्तों 1465 से 1504। कौन, राव बीका का कार्यकाल दोस्तों देखिए 1465 से 1504 का है। और राव बीका के पिता का नाम है दोस्तों राव जोधा। राव जोधा। और माता का नाम है दोस्तों, माता का नाम है नौरंगदे। राव जोधा जिसका कार्यकाल दोस्तों 1465 से 1504,
और पिता है राव जोधा, माता का नाम है दोस्तों नौरंगदे। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि नौरंगदे जो है ये कौन थी दोस्तों, ये एक सांकला राजकुमारी थी। क्या थी दोस्तों? सांकला राजकुमारी, यानी सांकला राजकुमारी थी कौन? नौरंगदे। तो देखिए नौरंगदे कौन थी दोस्तों? राव बीका की जो माता थी नौरंगदे, पिता राव जोधा, और नौरंगदे सांकला राजकुमारी थी। और देखिए दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके चाचा बड़े प्रसिद्ध है दोस्तों। इस चाचा का बहुत तगड़ा रोल रहेगा। और कहते हैं कि पिता से ज्यादा कम बात करता था कौन? जोधा। और ज्यादा किससे बात करता, किसके साथ रहता था? चाचा कांदल। चाचा का नाम क्या दोस्तों? कांदल। और देखिए दोस्तों, कांदल जो चाचा था, और कांदल कहते हैं कि अपने भाई राव जोधा का जो बेटा था जिसका नाम था बीका, कहते हैं कि बीका अपने चाचा के साथ ज्यादा रहता था, चाचा की बात मानता था, काका भतीजे में बहुत बनती थी। दोनों ही यानी बहुत अच्छे मित्र थे, दोस्त की तरह रहते थे और मन की बातें शेयर करते थे। राव जोधा ओके यानी भाई थे जिसका नाम था यानी कांदल, चाचा हो गए कांदल। और कहते हैं इसके बारे में कहते हैं कि चाचा कांदल जो थे, यानी कहते हैं कि एक बार राव जोधा का दरबार लगा हुआ था और दरबार में सभी उपस्थित थे। चाचा कांदल के साथ कौन बैठा था? राव बीका। और कहते हैं कि बीका और कांदल दोनों ही मस्त थे, दोनों खास दोस्त की तरह बड़ा प्यार करता था कांदल चाचा अपने भतीजे से, भतीजा भी चाचा से। कहते हैं कि राव जोधा का दरबार जब लगा हुआ था, कोई इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी, और कहते हैं कि दरबार में अगर जब राजा कुछ बात करता है तो सबको ध्यान से सुनना चाहिए। और कहते हैं कि क्या हुआ कि राजा जब राव जोधा जब किसी बात को लेकर बात कर रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे, अपने दरबार को संबोधित कर रहे थे, तो कहते हैं उस समय यानी राव बीका और चाचा कांदल दोनों ही कानों में क्या कर रहे थे? गुसर फुसर कर रहे थे। और कहते हैं कि जब गुसर फुसर कर रहे थे तो एक बार जोधा ने देखा होगा ऐसे ही कोई बात कर रहे होंगे। फिर कहते हैं कि जोधा ने दोबारा देखा, फिर वही बात। और कहते हैं कि 2-3 बार देखा, जब इन देखा कि नहीं मार रहे हैं तो जोधा ने कहा क्या गुसर फुसर हो रहा कानों में? क्या कोई नया राज्य बसाने की बात चल रही क्या, या कोई नया राज्य बनाओगे अपना, या नया किला बनाओगे? और कहते हैं कि कब से देख रहा हूं तुम दोनों अपने कानों में गुसर फुसर कर रहे हो। तो कहते हैं कांदल खड़ा हुआ और कहा कि चल बीका खड़ा हो जा। बीका भी खड़ा हो गया। हाँ चाचा खड़ा हो गया, बोलो। ठीक है जोधा जी, राव जी, क्या पता नया बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मगर एक बात तो तय है, या इस मेहरानगढ़ में नहीं रहेंगे, इस दुर्ग में नहीं रहेंगे। कहते हैं कि राजपूत को मारवाड़ी में बात करे करा की गाड़ है, और वही बात यहां दिखी। राठौड़ थे भाई साहब, मुझ पे ताव दिया, कहा कि चल बीका, और हम जाकर अब नया ही बसाएंगे, नए में ही रहेंगे। और कहते हैं चाचा कांदल के साथ कौन गया? बीका। नापा सांखला, सब तीनों गए और नया क्षेत्र ढूंढने लगे। और कहते हैं कि जब ये तीनों गए नया क्षेत्र ढूंढने लगे, चाचा कांदल, बीका और नापा, और कहते हैं कि करणी माता के आशीर्वाद से, कहते हैं कि ये इनको साम्राज्य जो मिला है, बीकानेर का जो राज्य मिला, कहते हैं कि करणी माता के आशीर्वाद से मिले। अब देखिए दोस्तों, कांदल किसका भाई है? राव जोधा का। और राव रणमल था राव जोधा के पिता, जिसका नाम था राव रणमल।
और कहते हैं कि रणमल ने उस समय जो चारण महिला थी करणी माता, जो जगह जगह परिचय दे रही थी, चमत्कार कर रही थी, चमत्कार दिखा रही थी। राव रणमल के समय तो राव रणमल ने करणी माता को क्या बना लिया, अपनी धर्म की बहन बना लिया। जब राव रणमल की धर्म की बहन कौन, करणी माता, और राव जोधा और राव कांदल की क्या हो गई, बुआ जी। और जब कहते हैं कि यहां से निकले और निकलने के बाद कहां जाए कि कहां गए, ये करणी माता के पास गए और करणी माता को जाकर पूरी स्टोरी बताई कि हे माता, हे बुआ जी, हमने तो जब हम दोनों बातें कर रहे थे और बड़े दरबार में हमारे राव जी ने हमारी इंसल्ट कर दी, हमें कह दिया क्या नया राज्य बनाओगे, तो हम तो ये क्या कर आ गए कि नया बनाए ना बनाए, मगर इसमें तो नहीं रहेंगे। और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप सही जगह आए हो। और कहते हैं मारवाड़ की इस तरफ जाओ, आप पूरा क्षेत्र खाली है और वहां पर आप अपने नए साम्राज्य की नींव रखो। और कहते हैं कि जिस क्षेत्र पर जाकर नींव रखी वो क्षेत्र था करणी माता के आशीर्वाद से। तो ध्यान रखना, आशीर्वाद से, यानी करणी माता का आशीर्वाद से कहां गए थे, देशनोक। करणी माता के आशीर्वाद से यानी से देशनोक यानी बीकानेर को बसाया। करणी माता के आशीर्वाद से किसको बसाया, बीकानेर को बसाया। और यहाँ के जो शुरुआती जो जहां पर करणी माता रहती थी, सॉरी दोस्तों, करणी माता के आशीर्वाद से किसको बसाया, बीकानेर को बसाया। और करणी माता कहां रहती थी, देशनोक में। करणी माता कहां रहती थी, देशनोक, बीकानेर के अंदर। इसके बाद देखिए ये करणी माता क्या कहलाई, राठौड़ों की इष्ट देवी। राठौड़ों की इष्ट देवी कौन कहलाती है, करणी माता। ध्यान रखना दोस्तों, राठौड़ों की इष्ट देवी किसे कहते हैं, करणी माता को। करणी माता क्या कहलाई, राठौड़ों की इष्ट देवी। और देखिए दोस्तों, बीकानेर की स्थापना कहां हो रही है, बीकानेर की स्थापना हो रही है कोडमदेसर में। किस तरफ हो रही है, कोडमदेसर में। कहते हैं कि राव जोधा ने, पहले बीकानेर से पहले क्षेत्र था कोडमदेसर, राव जोधा ने अपनी मां के नाम पर, कोडमदे के नाम पर कोडमदेसर कस्बा बसाया था। तो देखिए बीकानेर से पहले मारवाड़ के राव जोधा ने अपनी मां के नाम राव जोधा ने, बीकानेर से पहले मारवाड़ के शासक राव जोधा ने अपनी मां के नाम कोडमदे के नाम से कोडमदेसर कस्बा बसाया। तो देखिए दोस्तों, बीकानेर से पहले यहाँ पर मारवाड़ के शासक राव, देखिए जब करणी माता के पास गए, देशमुख में आशीर्वाद लिया,
कि आप इस तरफ जाओ, बीकानेर के इस तरफ जाओ आपको, यानी राती घाटी के उस तरफ आपको, यानी सांकला राजपूत थे वहां पर, तो देखिए आप, तो ये कह रहे हैं कि आप इस तरफ जाओ। बसौत कहते हैं कि जब ये निकले चाचा कांदल और बीका और नापा, और किस तरफ गए, बीकानेर से पहले जो उसके पिता जय राव जोधा के जिन्होंने कोडमदेसर बसाया था उस कस्बे में गए, और वहां पर जाकर एक नए नगर की नींव की स्थापना करने की प्लान किया। तो देखिए राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी में, पिता राव जोधा, माता नौरंगदे जो सांकला राजकुमारी थी, चाचा कांदल के कहने पर बीका ने यानी एक नया कस्बा बसाया, नया एक राज्य स्थापित किया। बीका नापा सांकला करनी माता के आशीर्वाद से, करनी माता कहाँ रहती थी, देशनोक, बीकानेर को बसाया। और कहते हैं राठौड़ों की इष्ट देवी करनी माता, बीकानेर से पहले मारवाड़ के शासक राव जोधा ने अपनी माँ के नाम पर कोडमदे के नाम से कोडमदेसर कस्बा बसाया था। वहां पर गया कौन, राव बीका, और जाकर कहा कि यहीं पर ही अपना नए साम्राज्य स्थापित करूंगा। यह प्लान करके निकल गया साहब कौन, राव बीका और चाचा कांदल। और देखिए आप, और देखिए आप राव बीका को, यानी राव बीका को 1472 ईस्वी में राजा घोषित कर दिया साहब। क्या कर दिया, 1472 ईस्वी में राजा घोषित कर दिया। मैंने बताया था कि 1465 में किसकी स्थापना हो गई थी, यानी बीकानेर की। तो बीकानेर का जो पहला राजा था वो था राव बीका। तो कहते हैं बीका ने 1472 में राजा घोषित कर दिया इसको, और जब घोषित किया, और कहते हैं 1488 ईस्वी में, इसको बीका की टेकरी भी कहते हैं, 1488 ईस्वी में, यानी अपना 65 में बीकानेर की स्थापना कर दी इसने थी, मगर 1472 में इसको राजा घोषित कर दिया। अब जब राजा घोषित कर दिया तो राजा के रहने के लिए क्या होना चाहिए, किला होना चाहिए, और बिना किले के आपका राज्य स्थापित नहीं होता। हाँ आपने नींव डाल दी, मान लिया हमने 1465 में नींव डाली, मगर बीकानेर का जो किला बना, बीका की जो टेकरी कहलाई, जहां पर बनाया कि ऊंचा चबूतरा स्थान था जिसको बीका की टेकरी कहा जाता है। तो देखिए आप 1488 ईस्वी में राव बीका ने यानी क्या की, बीकानेर की स्थापना की। क्या क्या यहां पर बीका की टेकरी, जहां पर एक दुर्ग की इसने स्थापना की, एक दुर्ग बनवाने की कोशिश की, जबकि 1465 में ही कहते हैं निकल जाते हैं, करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करते हैं। मगर उस समय यहाँ पर कोई राजधानी नहीं बनी, तो बीकानेर को इन्होंने अपनी बीकानेर की स्थापना की 1488 में। और कहते हैं कि इस बीकानेर की स्थापना को लेकर कब हुई, तो कहते हैं 1545 में इसके बीकानेर की स्थापना को लेकर एक बात है, एक दो है। 1545 यानी देखो उसके कहा जाता है कि 1545 सुद बैसाख सुमेर भावर थावर बीज थरपियो बीका बीका नेर, यानी 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर, शुद्ध बैसाख सुमेर सुमेर 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो, थावर बीज थरपियो बीका बीकानेर।
कहते हैं कि 1545 में शुद्ध बैसाख सुमेर, यानी शुद्ध बैसाख थी और थावर बीज थरपियो, बीकानेर, इस प्रकार बीकानेर की स्थापना हुई। और कहते हैं कि कब हुई दोस्तों, ये हुई दोस्तों बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया। अक्षय कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी खत्म कभी खाली नहीं होने वाला। कोई भी देखिए राजस्थान सरकार कोई भी योजना चलाती है तो अक्षय चलाती है, अक्षय पात्र योजना, अक्षय यानी कोई सा भी जो योजना तो अक्षय का मतलब होता है कभी खाली नहीं होने वाला। और अक्षय तृतीया को इसकी स्थापना हुई। और कहते हैं अक्षय तृतीया को हम क्या कहते हैं राजस्थानी में, फोड़ भाषा में आखा तीज। तो ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर की स्थापना कब होती है। राव बीका को 1472 में राजा घोषित कर दिया गया। 1488 में बीकानेर की स्थापना की बीका की टेकरी पर, जहां पर एक जिसको बीका की टेकरी कहते हैं। और 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो, बीकानेर, अक्षय तृतीया आका तीज के दिन इसकी स्थापना हुई। किसकी, बीकानेर की। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे दोस्तों, यहां पर जब आका तीज पर इसकी स्थापना हुई तो राव बीका ने गोल पतंग उड़ाई थी। कौन सी क्या करे, राव बीका ने एक पतंग उड़ाई थी, गोल पतंग उड़ाई थी। आज भी बीकानेर में देखिए दोस्तों, जब भी बीकानेर उत्सव मनाया जाता है तो उसमें गोल पतंग उड़ाई जाती है। जबकि पतंग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, जयपुर। बाकी गोल पतंग उड़ाई जाती है किसके द्वारा, बीका। जब बीका खुश हुए तो पतंग उड़ाई। आज भी बीकानेर में गोल पतंग उड़ाई जाती है दोस्तों। और इसके बाद देखिए हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है कि राव बीका का राज्य अभिषेक किसने किया था। तो उसका नाम होता है यानो पांडु गोदरा। क्या नाम होता दोस्तों उसका, पांडु गोदरा। तो देखिए आप, यानी आज भी कहते हैं कि इसके बाद जितने भी राजा बने सभी का राज्याभिषेक कौन करते थे, पांडु गोदरा। गोदरा जो जाट जाति होती है, यानी पांडु गोदरा ने ही राज्याभिषेक किया था किसका, राव बीका का। और ये कहते हैं कि जिसके बाद भी जितने भी बीकानेर के शासक बने हैं सभी का राज्याभिषेक किसने किया था, गोदरा जाटों के द्वारा किया जाता था। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि पांडु गोदरा ने राव बीका का राज्याभिषेक किया। और इसके बाद देखिए दोस्तों, यानी कहते हैं जब राव जोधा जब जिंदा थे तो जब जैसे राज्य की स्थापना कर ली और स्थापना करने के बाद कहते हैं कि कौन आया, बीका आया वापस। कहा, मारवाड़ के पिताजी, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया और मैंने आपको कहा था कि मुझे वो 5 वस्तुएं चाहिए जो मैं अपने पिता की, क्योंकि जब आया जैसे राज्य की स्थापना कर ली और पिताजी को आके कहा कि पिताजी आपके कहने पर मैंने एक नया साम्राज्य खड़ा कर दिया है। आपने कहा था कि मैं उसी को सही राजा मानूंगा जो अपने बाहुबल से अपने साम्राज्य की स्थापना करेगा, और मैंने कर दिया। तो पिता बहुत खुश हुए, कहा कि बीका बहुत अच्छा कार्य किया, तूने एक नई शाखा, नया एक राज्य अपने दम पर खड़ा किया, नया एम्पायर, अच्छी बात है। कहा कि बंद कर तो लिया। पिताजी राजा बनने के बाद आया और कहा कि पिताजी मुझे आपकी 5 चीजें चाहिए। कि बोलो बेटा क्या चाहिए। कि मुझे आपका एक तो कवच, युद्ध की भूमि में जो आप कवच जो पहनते थे वो, आपका छत्र बीकानेर का, आपकी जूती, आपकी कटार कौन सी जो आपको हड़बू जी ने दी थी, चमत्कारी कटार, तलवार। अच्छा,
आपकी जूतियां और आपकी ढाल और तलवार। कोई बात नहीं बेटा, के ले लेना कि हाँ ये बातें सब किसके सामने हुई थी, जो इसका भाई था सुजा। और कहते हैं कि सुजा और राव बीका में समझौता हो गया था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ले लेना बड़े भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसमें और भी मांग करता वो नागणची माता की मूर्ति, लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति मुझे चाहिए। तो देखिए हम बात करेंगे, तो जब पिता की मृत्यु हो जाती है और जब राव जोधा की मृत्यु, जब ये 5 चीजें लेने के लिए आता है और कहते हैं कि सुजा मना कर देता है कि नहीं पिताजी आप तो वहां चले गए, आप क्या मांगते हो, हम रहने रहते पिताजी, बस सेवा हमने की थी, हम आपको ये नहीं देंगे। और कहते हैं जब बीकानेर पे चढ़ाई कर देता कौन, राव बीका, तो फिर सुजा एक जसमाते रानी होती है हाड़ी रानी, वो समझौता करवाती है किसके बीच में, राव बीका और राव सुजा। जब कहता कि सुजा तेरे सामने मेरी बात हुई, पिताजी मुझसे कह के गए, मेरे से वादा किया है कि ये चीजें ले जाना, और तू कह रहा कि नहीं दूंगा, नहीं देगा, तो फिर मेरे को जब उंगली सीधी घी से जब सीधी उंगली से जब घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आदमी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, और यही किया इसने। और कहते हैं सेना लेकर आ गया कहां पर, जोधपुर पर चढ़ाई कर दी किसने, राव बीका ने। और जब चढ़ाई कर दी, युद्ध तो नहीं हुआ इतिहासकार कहते हैं, मगर एक समझौता होता है किस किस के बीच में, राव सुजा और राव बीका के बीच में। और समझौता कौन करवाती है, मध्यस्थता करती है जसमादे रानी, हाड़ी रानी जसमादे। तो देखिए दोस्तों हम बात करेंगे आगे इसमें, और क्या बात करेंगे देखिए इसमें हमारी जो बात चलेगी दोस्तों वो है कि बीका और सुजा में समझौता होता है, दोनों भाई है बीका और सुजा में क्या होता है, समझौता। समझौता होता है दोस्तों, बीका और सुजा में समझौता आता है। और मध्यस्थता कौन करती है समझौते की, मध्यस्थता करती है दोस्तों, इसका नाम है हाड़ी रानी जसमादे। हाड़ी रानी जसमादे। हाड़ी रानी जसमादे इसके बीच में क्या करते हैं, समझौता करवाती है इन दोनों के बीच में कि लड़ो मत, और ऐसे लड़ोगे तो क्या होगा, जो चीज ले लो, प्रेम से भी बात हो सकती है। और कहते हैं कि समझौते के अनुसार सुजा और किसमें, इसमें समझौते के अनुसार देखिए, समझौते के अनुसार क्या क्या लेके जाता है, नागणेची माता की मूर्ति कौन ले जाता है, बीका। लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति, देखिए आप नागणेची माता की मूर्ति और लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति, हड़बू जी की कटार, राज चिन्ह, छत्र, और देखिए
जुतियां। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे कि राव बीका जब बीकानेर की स्थापना की इसने तो गोल पतंग उड़ाई थी। और राव बीका का राज्याभिषेक किसने किया था, पांडु गोदारा ने। और कहते हैं बीका और सुजा के बीच जब सीधा मना करते था कि मैं आपको नहीं दूंगा पिताजी की वस्तुएं, होगा समझौता, मेरे से तो हुआ नहीं पिताजी से, पिताजी। पर बीका ने कहा कि मेरे को पिताजी कह के गए यार, तू मना क्यों कर रहा है। कि नहीं नहीं पिताजी मेरे थे तेरे नहीं, तेरे तो राज्य अलग है। और कहते हैं कि बीका गुस्सा आ जाता है, बीका चढ़ाई कर देता है। उसके बाद की मध्यस्थता इस युद्ध को, इस चढ़ाई को रोकते कौन, हाड़ी रानी चश्मा दे। और उसके बाद समझौता, समझौते में 5 चीजें लेकर जाता नागनेची माता की मूर्ति, जो कहां से लाया था, राव धुअड़ कहां से लेकर आया था, यानी कर्नाटक से। कहां से लाया था दोस्तों, कर्नाटक से लाया था। और जब हम बात करेंगे कर्नाटक से लाया था, कहते हैं कि इसके 18 हाथ है और लकड़ी की मूर्ति है साथ। और देखिए आप लक्ष्मी नाथ जी की मूर्ति, यानी ये भी भगवान विष्णु को बहुत स्नेह करते थे, भगवान विष्णु का। जबकि अपने आप को क्या मानते हैं राठौड़, श्री राम के वंशज मानते हैं यानी। और उसके बाद हड़बुजी की कटार, जो हड़बुजी चमत्कारिक कटार दी थी किसको, राव जोधा को। कहा था, आशीर्वाद दिया था कि ये कटार रहेगी तेरे पास, तेरे पेट में जो मूंग के दाने रहेंगे जब तक जो है तब तक जितना साम्राज्य जीतना चाहता जीत लेना। और राज सिंह छत्र लेके गया और राव जोधा की मृदु वाली पोशाक व जूतियां भी लेकर गया। कौन, बीका, जो बड़ा बेटा था कि मैंने जब जोधपुर का त्याग कर दिया है, सोचो सुजाकार के, मैंने जब जोधपुर छोड़ दिया है, मारवाड़ छोड़ दिया है, जबकि उत्तराधिकार तो मैं ही था, मैं अगला शासक तो मैं ही था, मगर बस बात हो गई छोटे से, हमने छोड़ दिया। तो कम से कम ये 5 चीजें तो मेरी है। और मेरे पिताजी से वादा किया, समझो तो मैंने वादा किया था कि ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखिए, यानी इसने क्या निर्माण कार्य करवाए दोस्तों, कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए बीका ने, निर्माण कार्य। क्या क्या निर्माण करवाया, देखिए दोस्तों, इन्होंने निर्माण करवाया था, यानी क्या करवाया था, कोडम देसर भैरव मंदिर, यानी क्या करवाया दोस्तों, कोडम देसर में भैरव मंदिर। सबसे पहले यहीं गए थे और कोडम देसर में भैरव जी का मंदिर बनवाया इसने, भैरव मंदिर बनवाया कहां पर, कोडम देसर में। दूसरा निर्माण करवाया था दोस्तों इन्होंने, यानी कोडम देसर भैरव मंदिर। और दूसरा निर्माण क्या करवाया दोस्तों इन्होंने, नागनेची माता का मंदिर। एक मंदिर नागनेची माता का मंदिर कहाँ है, नागाना गांव बाड़मेर, मूल मंदिर वही है। और बीकानेर में नागनेची माता मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, राव बीका ने। नागनेची माता का मंदिर बनवा दिया किसने, यानी राव बीका ने। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगला शासक जो आएगा उसका नाम है राव लूणकरण। तो देखिए दोस्तों, राव लूणकरण 1505 से 1526। अगला जो शासक आएगा दोस्तों बीकानेर का, वो आएगा राव लूणकरण। और इसका टाइम रहेगा दोस्तों 1505 से 1526 ईस्वी तक। राव लूणकरण के बारे में देखिए दोस्तों, राव लूणकरण जो है 1505 से 1526 के अंदर आएगा। और देखिए तो देखिए दोस्तों, राव लूणकरण ने
राव लोणकरण को कहते हैं जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर का राजा बना। कहते हैं कि जसनाथ जी कौन थे दोस्तों? जसनाथ जी यानी कतरिया सर बीकानेर के हैं, और कहते हैं कि ये बहुत बड़े संत हुए थे और ये जाट जाति से बिलोंग करते हैं, और कहते हैं कि इनका जसनाती संप्रदाय है, और इनकी सबसे बड़ी जो प्रसिद्ध चीज वो है कि दहकते हुए अंगारों पर ये नाचते हैं, और फायरे फायरे करते हुए ये उस पर नाचते हैं, डांस करते हैं, किन पर? दहकते हुए अंगारों पर। तो जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर का राजा बना था कौन? राव लोणकरण, जिसका टाइम है 1505 से 1526 ईस्वी का। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि इनके जीवन की एक ही प्रमुख घटना है कि इन्होंने जैसलमेर पर आक्रमण किया दोस्तों। जैसलमेर जो भाटी राजवंश की शाखा है, जैसलमेर पर इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया था। उस समय जैसलमेर का राजा कौन था? तो ये जो लड़ाई होगी, ये युद्ध किसके बीच में होगा? राव लोणकरण वर्सेज जयसिंह। तो देखिए, राव लोणकरण और राव जयसिंह के बीच में यह झगड़ा होगा, और क्यों होगा? क्योंकि जैसलमेर को लेकर। एक सेकंड दोस्तों, राव नहीं दोस्तों, यहां पर क्या है? रावल। रावल जयसिंह पर आक्रमण करेगा कौन? और इसमें कौन जीत जाएगा? लोणकरण की विजय हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी हार। एक तो आक्रमण यह है कि रावल लोणकरण क्या करेगा? जैसलमेर पर अटैक करेगा और रावल जयसिंह को हराएगा, और रावल लोणकरण जीत जाएगा। उसका एक और दूसरा आक्रमण जो है वो है नागौर पर आक्रमण। आक्रमण करेगा, और इस समय नागौर का शासक कौन था दोस्तों? नागौर का शासक था मोहम्मद खां। कौन था दोस्तों? मोहम्मद खां। वर्सेज राव लोणकरण। और कहते हैं इसमें मोहम्मद खां हार जाएगा, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जसनाथ जी के आशीर्वाद से किस बीकानेर के शासक ने अपना राजा बना? तो वो था साहब राव लोणकरण, 1505 से 1526 ईस्वी। और देखिए, जैसलमेर पर आक्रमण किया इसने राव लोणकरण ने, और वहां का जैसलमेर का शासक था रावल जयसिंह, जिसमें जैसलमेर के शासक को इसने हराया। इसके बाद नागौर पर आक्रमण किया, और नागौर पर किसको हराया? मोहम्मद खां वर्सेस राव लोणकरण के बीच हुआ, और मोहम्मद खां की हार हो गई। और इसका एक युद्ध प्रसिद्ध दोस्तों वो है यानी ढोसी का युद्ध, जो 1526 में हुआ नारनौल में, और जिसमें कहता है कि नारनौल का राजा था अभिमीरा, और कहते हैं कि वो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। कौन? अभिमीरा से राव लोणकरण। तो देखिए दोस्तों, इसका एक और युद्ध प्रसिद्ध दोस्तों वो युद्ध है ढोसी का युद्ध। ढोसी का दोस्तों नारनौल, और नारनौल का दोस्तों
हरियाणा HR लिख रहा हूं, ये हरियाणा में है। और ये युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है दोस्तों? ये युद्ध हो रहा है राव लूणकरण वर्सेस, सामने कौन है दोस्तों? राव लूणकरण वर्सेस, सामने है अबीमीरा। कहते हैं बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ अबीमीरा और राव लूणकरण के बीच में। और कहते हैं कि अबीमीरा कहाँ का शासक है? हरियाणा का शासक है। और कहते हैं इस युद्ध में अबीमीरा से राव लूणकरण नारनौल के शासक अबीमीरा से लड़ता हुआ मारा जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध था वो था, देखो 3 आक्रमण है दोस्तों इसके, 3 आक्रमण है। पहला इसने जैसलमेर के रावल जेसी पर किया, इसमें इसकी जीत हुई। और फिर नागौर पर आक्रमण किया, मोहम्मद खान को हराया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यानी जो आक्रमण था वो युद्ध था ढोसी का युद्ध। ढोसी कहाँ है? नारनौल हरियाणा। और राव लूणकरण ने यानी राव लूणकरण और किसके बीच हुआ? अबीमीरा के बीच। अबीमीरा कहाँ का शासक है? यानी नारनौल का शासक है। और कहते हैं कि इसके साथ लड़ता हुआ मारा गया। और इस कारण यानी इसको बीटू सुजा ने क्या कहा? बीटू सुजा ने क्या कहा इसको? बीटू सुजा का दरबारी कवि है और इसने कहा इसको कलयुग का करण। बीटू सुजा ने इसको क्या कहा? कलयुग का करण। क्या कहा दोस्तों? कलयुग का करण। और इसने बीटू सुजा ने कलयुग का करण कहा। इसके बाद देखिए इसने क्या निर्माण करवाया। इसके निर्माण कार्य में देख बात करें दोस्तों तो इसने यानी कलयुग का करण कौन? लूणकरण। निर्माण में बात करें तो इसने क्या किया दोस्तों? लूणकरण सर। लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया। खारे पानी की झील है दोस्तों। करवाया। इसने दोस्तों क्या किया? लक्ष्मी नाथ मंदिर का निर्माण करवाया बीकानेर में। क्या बनवाया दोस्तों? इन्हें लक्ष्मी नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और देखिए ये बीकानेर के शासक लक्ष्मीनाथ का निर्माण करवाया। और दोस्तों इसने क्या किया? ये अपने आप को क्या कहते थे? लक्ष्मीनाथ जी का दीवान। यानी बीकानेर के राठौड़ अपने आप को बीकानेर के राठौड़ अपने आप को लक्ष्मीनाथ जी का बीकानेर के राठौड़ अपने आप को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान कहते थे।
तो देखिए बीकानेर के राठौड़ अपने आप को लक्ष्मी नाथ जी का दीवान मानते थे और ये कह रहा दोस्तों दीवान मानते थे, कहते हैं कि ब्रिटिश ने इसको कलयुग का कर्ण का निर्माण करवाया, इसने लूणकरण झील का निर्माण करवाया था, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। बीकानेर के राठौड़ अपने आप को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान कहते, जैसे मेवाड़ के शासक अपने आप को एक लिंग जी का दीवान मानते थे और जयपुर के कछवाड़ जो शासक थे वो गोविंद देव जी को अपने आप को दीवान मानते थे। और इधर भाई साहब बीकानेर के राठौड़ भी किसका दीवान, लक्ष्मीनाथ जी का अपने आप को दीवान मानते थे और कहते हैं ये भी मानते हैं कि जसनाथ जी के नाचते वास्ते इनको बीकानेर का राज्य मिला। जसनाथ जी के आशीर्वाद से लूणकरण को राज्य मिला है और जसनाथ जी का प्रतीक किसको मानते हैं, जाल वृक्ष को। इनको कहते हैं कि जसनाथ जी के आशीर्वाद से क्या मिला है, यानी बीकानेर का राज्य मिला है। और ये कहते हैं कि जाल वृक्ष को जसनाथ जी का क्या मानते हैं, प्रतीक मानते हैं, जाल की पूजा करते हैं। जाल वृक्ष किसका प्रतीक है, जसनाथ जी का प्रतीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राव लूणकरण के क्या निर्माण करवाए, क्या उसके कार्य थे। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे राव लूणकरण के बाद जो अगला शासक आएगा दोस्तों वो आएगा आपका जिसका नाम है, यानी अगला शासक आएगा राव जेतसिंह 1526 से 1541। किसकी बात करेंगे हम, राव जेतसिंह की बात करेंगे। कि राव जेतसिंह के बारे में हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, कौन सा, यानी पाहेबा साहिब का युद्ध 1541 ईस्वी में। और देखिए दोस्तों राव जेतसिंह लड़ेंगे कौन, भाई भाई राव मालदेव और राव जेतसिंह। जब राव मालदेव ने राव जेतसिंह पर अटैक करने के प्लानिंग किया, जब वो सेना की चढ़ाई की, तो जेतसिंह ने कहा कि मालदेव क्या कर रहा था, आप और हम आपस में भाई भाई क्यों लड़ रहे हैं। अरे अगर हम थोड़ा इतिहास खंगाल लेंगे तो आप खैर मेरे दादा तो एक ही है, आपके दादा और मेरे दादा एक ही हैं और हम क्यों लड़ रहे हैं। राव जेतसिंह ने कहा, राव जेतसिंह का रक्षण राव मालदेव ने कि जब मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो कौन सा मेरा भाई है। मारवाड़ का पहला पितृन था कौन, राव मालदेव, जिसने गंगा की हत्या कर दी थी। और कहा, जेतसिंह ने कहा कि यार ये तो बहुत गलत कर रहा था। कहा कि मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे बीकानेर चाहिए, चाहिए तो चाहिए, प्रेम से देता तो ठीक है, नहीं तो तलवार के बल पर मेरे को लेना आता है। और कहते हैं कि राव जेतसिंह पर 1541 में एक आक्रमण होगा राव मालदेव के द्वारा और वो आक्रमण कहलाएगा पाहेबा साहिबा का युद्ध, श्री गंगानगर में है, वहां पर लड़ा जाएगा, जिसमें कहते हैं कि राव जेतसिंह लड़ता हुआ मारा जाएगा और जेतसिंह का जो पुत्र होगा कल्याणमल वो किसके पास चला जाएगा, बीकानेर के राजा के शेरशाह सूरी के पास। इस समय भारत की सबसे बढ़ती हुई शक्ति और ताकत जिसको हम कह सकते हैं वो कौन था, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की शरण में चला जाएगा और कहते हैं यही से ही अगर कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में नहीं जाता तो शायद यानी यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर शेरशाह सूरी कभी नहीं आता। मगर कहते हैं कि काम ऐसे किए जिसके कारण अपनों को ही दुश्मन बना लिया, किसने, राव मालदेव ने। और इसके बारे में कहा जाता है राव जेतसिंह के बारे में दोस्तों कि एक युद्ध लड़े गए, राती घाटी का युद्ध
और सराती घाटी के युद्ध में किसको हराएगा? हुमायूं के भाई कामरान को भी हराएगा। कौन? राव जेसी। इस प्रकार हम अगला जो शासक पढ़ेंगे दोस्तों, वो जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, जिसका नाम है राव जेसी। तो देखिए दोस्तों, स्टडी विद एमके चैनल के साथ बने रहे और अपना प्रेम और स्नेह ऐसे बनाए रखें। मैं खान सर आपका इतिहास की क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ और जय हिंद, वंदे मातरम।